हेलो दोस्तों, मैं मुल्का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लेक्चर में इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बैंक के सारे डिस्टिंग्विश में आपसे करवा लेने वाला हूं, तो शांति से एक बार बैठने के बाद एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा और आपके सारे डिस्टिंग्विश मेरे साथ हो जाएंगे। आई नो कि आपने पढ़ के रखा होगा, लेकिन फिर भी एक ऐसे मैंने कहा है कि जब माहौल नहीं बन रहा है आपके पढ़ने का, तब आइए लेक्चर देखिए और सारी चीजें मतलब एट स्टेज से साथ में बैठ के मेरे साथ लर्न कर लीजिए। समझ रहा है? यस सर। दूसरी बात, सर एग्जाम होनार की नहीं होनार, दोस्तों मेरा ये मतलब बोलते ना कि एक गट फीलिंग बोल रहा है कि शायद एग्जाम पोस्टपोन हो, बिकॉज जो सर्कमस्टेंसेस हम देख रहे हैं, जो माहौल बना हुआ है, बस उन्होंने डिसीजन जल्द से जल्द दे देना चाहिए। जो आपके मन में जो आपको लग रहा है वो सेम मेरा भी वही फीलिंग है, बट क्योंकि आप एक बार रिलैक्स होकर पढ़ना चालू करोगे, पढ़ना तो है ही, बट एक बार रिलैक्स होकर पढ़ोगे तो फिर अलग एक मजा आएगा पढ़ने का। वैसे 10 दिन 8 दिन अब काउंटडाउन शुरू हो गया तो आप पे डेफिनेटली प्रेशर रहेगा, बट डोंट वरी, उनका एक फाइनल डिसीजन आने दो। 90% से ज्यादा चांस लग रहे कि पोस्टपोन ही हो, लेकिन पढ़ाई छोड़ मत दो। जब तक फाइनल कॉल नहीं आता तब तक हमें टिके रहना है, राइट। जो मैंने कल का एक लेक्चर बनाया था वहां पे लास्ट में ये बात, वो एक्चुअली लास्ट के 10-20 सेकंड रह गए थे अपलोड होने, तो इसीलिए आपको मैसेज नहीं दे पाया, बट ठीक है, समझ गया आपको, तो वो टेंशन नहीं लेना है। अब किस पे फोकस करें सर? डिस्टिंग्विश पे। हमको कम से कम टाइम में सारी बातें समझनी है, समझने के साथ लर्न करनी है, तो आपका फोकस जरूरी रहेगा। मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा, लगता है आपको तो 1.5 1.75 पे भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा है तो, नहीं तो नॉर्मल स्पीड पे ही देखिएगा। चलो सर, सबसे पहला डिस्टिंग्विश स्लाइसिंग मेथड वर्सेस लंपिंग मेथड। दोस्तों ये जो पीडीएफ है सारे डिस्टिंग्विश का आपके क्वेश्चन बैंक का एक साथ मैंने बना दिया है, आपको अपने टेलीग्राम में इसका लिंक मिल जाएगा करके, राइट। तो एक बार पीडीएफ का लिंक मिल गया, उसका जेरोक्स निकाल लो, उस पे टिक करते रहना, या फिर जेरोक्स नहीं निकालना है तो पढ़ते रहना करके आपके मोबाइल पे, ठीक है। तो सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, कोई भी डाउट ना हो। सर बाकीचे वीडियोस कभी येणार है, जितना मेरे से हो रहा है, जितना टाइम मिल रहा है, मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूं। जैसे जैसे टाइम आएगा मैं सारी चीजें आपको दे दूंगा। चलो एवरीवन, आप अब पूरा फोकस यहां पे होगा, आपका बाकी के थॉट दिमाग से बाहर, अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान होगा इसी बात पे। क्या सर? डिस्टिंग्विश पे। क्या आप रेडी हो? यस और नो? यस सर। सर ये बहुत बार आ गया हुआ डिस्टिंग्विश है तो ध्यान से पढ़ना। स्लाइसिंग मेथड एवरीवन। चलो पॉइंट नंबर 1। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, कितनी पॉइंट लिया है? मालिक 2। अभी देखो यार, 2 मार्क्स के लिए आप कितने पॉइंट लिख सकते हो? सर 4 5 6 7 8, जहां पे अभी मैं जितना बता रहा हूं इतने पॉइंट भी लिख दिए तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट तो रिक्वायर्ड है, बराबर। और अगर स्पेसिफिक टू द पॉइंट रहे तो मार्क्स आपको मिलेंगे। आई रिपीट, अगर तू वो एग्जैक्ट आपने एक्यूरेट 2 पॉइंट लिखे तो मार्क्स मिलेंगे ही, ज्यादा पॉइंट रहे तो वो भी लिख देंगे हम लोग। चलो सर, स्लाइसिंग मेथड वर्सेस लंपिंग मेथड। व्हेन द एग्रीगेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ ईच यूनिट इन डेप्थ, इट इज कॉल्ड स्लाइसिंग मेथड। सर किसी बड़े पार्ट को, एग्रीगेट को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं यूनिट्स में। क्यों सर? क्योंकि हमसे पूरा का पूरा पार्ट स्टडी नहीं होगा, हम उसे डिवाइड करेंगे और एक एक यूनिट को जब स्टडी करेंगे उसे कहेंगे स्लाइसिंग मेथड। समझ रहे ना? पहला पॉइंट तो एकदम लॉजिक था, बड़े पार्ट को स्लाइस टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। लंपिंग मेथड, व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट स्प्लिट अप इनटू स्मॉल स्लाइसेस, जब इकोनॉमी को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, बट इट इज स्टडीज इन बिग लम्प्स एज इट इज कॉल्ड एज लंपिंग मेथड, लेकिन हम एग्रीगेट उसको स्टडी करते हैं। तो बट ऑब्वियस ये स्लाइसिंग माइक्रो वाला है और लंपिंग मैक्रो वाला है, लेकिन पहला पॉइंट आप देख लो, जब आप एग्रीगेट्स को डिवाइड करते हो इनटू व्हाट स्मॉल यूनिट्स, दैट इज अ स्लाइसिंग मेथड, लेकिन एज अ होल स्टडी करते हो तो लंपिंग मेथड। पहला पॉइंट झाला सर, यस 1 मार्क्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज लंपिंग मेथड। दूसरा पॉइंट हो गया, मिनिमम का क्राइटेरिया खत्म सर। ओके, और कोई पॉइंट है? यस मालिक। तीसरा, अगेन माइक्रो वाले डिस्टिंग्विश आप देख लोगे तो स्लाइसिंग मेथड का इट्स वर्म्स आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी, एंड आप लोग लंपिंग मेथड का देखोगे इट्स बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी। समझ में आया? एकदम स्मॉल से स्मॉल, माइक्रो एकदम डिटेल में जाता ना, वर्म्स आई व्यू मतलब क्या? स्लाइसिंग में लिख सकते हैं आप, और यहां पे क्या? बर्ड्स आई व्यू लिख सकते हैं। ओके, स्लाइसिंग मेथड स्टडी इन डेप्थ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड, फर्म्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल वेजेस, प्राइजेस, इनकम। ये तो सर माइक्रो के पहले चैप्टर में पढ़ा लग रहा है। क्या स्लाइसिंग मेथड में लिखा तो चलेगा क्या 1 पॉइंट? हाँ सर चलेगा, आप 4 पॉइंट तो पढ़ के जाओ, जितना याद आएगा 2 से ज्यादा तो याद आ ही जाएगा वहां पे। तो सर यहाँ पे इंडिविजुअल, फर्म, ओनर, प्रोड्यूसर की बात होती है, और एग्रीगेट यहाँ पे लंपिंग मेथड में स्टडी एग्रीगेट सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट। तो जो
6 से आगे वाले चैप्टर है ना, वो सारे वर्ड, नेशनल इनकम चैप्टर का नाम लिख दो, बराबर, टोटल इन्वेस्टमेंट वहां पर लिख दो, टोटल सेविंग्स लिख दो, टोटल इनकम लिख दो, टोटल ऐड कर देना, आपका वाला पॉइंट बन जाएगा। मालिक क्या 4 पॉइंट खत्म किया डिस्टिंग्विश के? एवरीबॉडी यस। देखो सर, मैंने एसपी के भी सारे डिस्टिंग्विश दे दिया आपको, वो अगर कर लिया तो आपको अलग से कॉन्फिडेंस आ चुका है। ओसीएम के भी डिस्टिंग्विश का लेक्चर आप तक पहुंच चुका है, और डिस्टिंग्विश में आपके साइमल्टेनियसली कंसेप्ट भी क्लियर होती है। पहला पॉइंट स्लाइसिंग और इसका खत्म। दूसरा पॉइंट जो बच्चों को डर लग रहा है, सर पहला डन, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम, इसमें डाउट आता है मालिक क्या कुछ भी नहीं लिख पाएंगे क्या? डेफिनेटली सर, बहुत सारी चीजें लिखेंगे। ध्यान दो, पहले तो क्या है समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये पहले चैप्टर का है, बहुत बार बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मत करो, एक बार सिर्फ सुन लो मेरे लेक्चर को, आप कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे। और लगता है मेरे साथ लर्न करना है तो एक मेरा देखो, स्लाइसिंग और लंपिंग हो गया, वीडियो पॉज करो, एक बार वापस देख लो, समझ रहा है क्या? पीडीएफ तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। हाँ सर समझा, फिर आ गया दूसरे पॉइंट पे, ध्यान दो। चलो, पार्शियल इक्विलिब्रियम मींस एन इक्विलिब्रियम डिराइव्ड बाय कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ ओनली 2 वेरिएबल एट अ टाइम, ऑल अदर वेरिएबल कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। ओके सर, पार्शियल मतलब वो सिर्फ 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, बाकी जो भी वेरिएबल हो गए वो कांस्टेंट हो गए। ओके मालिक, इतना तो समझा। आगे जनरल इक्विलिब्रियम क्या रहता है? जनरल इक्विलिब्रियम मींस एन इक्विलिब्रियम व्हिच इज डिराइव्ड बाय कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ मेनी वेरिएबल एट अ टाइम। तो सर जो भी अलग अलग इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में एट अ टाइम कितने वेरिएबल को स्टडी किया जाता है? ओनली 2 वेरिएबल्स, अदर वेरिएबल कांस्टेंट, इतना याद रहेगा। ओके, और यहां पे जनरल इक्विलिब्रियम में जितने भी वेरिएबल्स इकोनॉमिक को अफेक्ट करते हैं उन सबको कंसीडर किया जाता है। सर पहला पॉइंट बड़ा था, चलो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम इट नेग्लेक्ट, क्या करता है सर? नेग्लेक्ट करता है इंटरडिपेंडेंट बिटवीन वेरिएबल, वेयर एज यहां पे जनरल इक्विलिब्रियम में यहां पे ये टेक्स इनटू अकाउंट, मतलब कंसीडर क्या करता है? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द वेरिएबल। तो सर जो 2 वेरिएबल एक दूसरे पे अगर इंटरडिपेंडेंट है तो कौन सा वेरिएबल, कौन सा इक्विलिब्रियम उसे नेग्लेक्ट करता है? बोलो यस, ऐसे ही लर्न होगा। सर पार्शियल इक्विलिब्रियम इसको नेग्लेक्ट करता है, और जनरल इक्विलिब्रियम इंटरडिपेंडेंस को क्या करता है सर? कंसीडरेशन में लेता है। मालिक दूसरा पॉइंट मेरे साथ होना चाहिए, छोड़ो मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरे चैप्टर से कंसेप्चुअल बताना चालू करोगे, यहां पे टू द पॉइंट बात करते हैं। यस मालिक, सेकंड पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस कौन नेग्लेक्ट करेगा? पार्शियल इक्विलिब्रियम। कौन कंसीडरेशन में लेगा? जनरल इक्विलिब्रियम। देन माइक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द पार्शियल इक्विलिब्रियम। यस सर, बट ऑब्वियस सी बात है, जब हम माइक्रो और मैक्रो का भी डिफरेंस लिखते हैं तो भी ये पॉइंट वहां पे लिखते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। माइक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम आता है एनालिसिस, और मैक्रो में जनरल इक्विलिब्रियम आता है। तो वैसे वहां यहां पे वो पॉइंट लिख दो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या किसे कंसिडर करता है, किस पे बेस है माइक्रो इकोनॉमिक का एनालिसिस? पार्शियल इक्विलिब्रियम पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस जनरल इक्विलिब्रियम के बेस से करके। चौथा पॉइंट, स्टडी द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री एंड मार्केट। वही चीज अगेन रिपीट हो रही है, इंडिविजुअल की बात करता है। एंड जनरल इक्विलिब्रियम स्टडी द पोजीशन ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। कितना सिंपल है मालिक, ये 2 पॉइंट तो आपके मेरे साथ लर्न हो ही जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए करके। समझ रहा है क्या? पहले चैप्टर से 2 डिस्टिंग्विश खत्म, और ये शायद आप छोड़ रहे होगे तो छोड़ो मत, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। पार्शियल इक्विलिब्रियम सर यहां पे 2 वेरिएबल्स को कंसीडरेशन में लिया जाता है, बाकी सबको हम अदर कंसीडर नहीं करते करके, लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम को सारे वेरिएबल जो इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं उनको कंसीडर किया जाता है। सर इंटरडिपेंडेंस कौन नेग्लेक्ट करता है? बोलो मालिक फटाफट, इसी लेक्चर में सारी बातें खत्म करना। इंटरडिपेंडेंस कौन नेग्लेक्ट करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, वेरिएबल के बीच में इंटरडिपेंडेंस कौन कंसीडर करता है? टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू कंसीडरेशन जनरल इक्विलिब्रियम। तीसरा पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में क्या यूज होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम, और मैक्रो में जनरल इक्विलिब्रियम। ओके सर, कंज्यूमर फर्म ये आ जाएगा पार्शियल में, इकोनॉमी एज अ होल आ जाएगा जनरल में। क्या पहले चैप्टर के 2 आपके डिस्टिंग्विश डन क्या? और अब कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? याद भी रहेगा, बहुत बार पढ़ा रहेगा, लेकिन यार ऐसा डाउट रहता है आएगा कि नहीं। लेकिन आप जैसे ही अपने कोई भी पेपर के पास आओगे, मेरा ये लेक्चर भी देख लोगे स्टार्टिंग में, डिस्टिंग्विश का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके मालिक, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। सर हाँ, यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंग्विश बहुत बार आता है पेपर में, और सॉर्टेड रखो, उसके कुछ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, मैं कुछ चुनिंदा पॉइंट आपको बता दूं, छोटे छोटे पॉइंट जो आपको एटलीस्ट याद रहे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल, वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल। आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है, लेकिन एक बार समझ लो। फिर माइक्रो इज यूज स्लाइसिंग मेथड, ऊपर हमने पढ़ा था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज लंपिंग मेथड। 2 पॉइंट हो गए। ओके सर,
या अब स्लाइसिंग मेथड तो था जो पार्शियल इक्विलिब्रियम यूज करता था, वो इंटरडिपेंडेंस को नेग्लेक्ट करता था कि नहीं करता था। यहां पे देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द पार्शियल इक्विलिब्रियम, ऊपर आपने पॉइंट किया, वही देखो माइक्रो और मैक्रो में भी डिफरेंस आए ना, आपको वो भी याद आएगा। तो आपको नया कुछ रटना नहीं है, सिर्फ जो समझा है उसको आगे कैसे लिंक करना है वो समझ लो। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो पिछला डिस्टिंग्विश रिवाइज हो रहा है, ऐसे समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द पार्शियल एनालिसिस इज नेग्लेक्ट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल। ओके, और मुझे बताओ ये क्या करता रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द जनरल इक्विलिब्रियम, बराबर। और ये क्या करता है, स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल, मतलब एक कंसिडरेशन में लेता है जो हमने ऊपर पढ़ा था करके। माइक्रो, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नैरो एंड लिमिटेड, नैरो स्कोप है, और मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है, वाइडर है करके। इतने 4 पॉइंट हो गए मालिक। यस सर, इसको प्राइस थियरी कहा जाता है, ये इनकम थियरी को डिपेंड करता है, राइट। ये बहुत सारी और भी पॉइंट है, लेकिन ठीक है हम लोगों को आगे बढ़ना है, ज्यादा वक्त है नहीं। सर क्वेश्चन बैंक का टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी, इस पे कुछ कहोगे क्या? यस मालिक, टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी पे जाते हैं। ये रहा आपका डिस्टिंग्विश पॉइंट नंबर 1, place utility. When change in the place of a commodity increase its utility, it is called place utility. जब सर जगह चेंज होने की वजह से उस कमोडिटी का भाव बढ़ जाता है, भाव मतलब सर उसका वैल्यू बढ़ जाता है। सर वैल्यू मतलब क्या, उसका यूजफुलनेस बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेस यूटिलिटी कहेंगे। उसका यूटिलिटी बढ़ने के बाद प्लेस की वजह से, एंड व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय व्हाट, स्टोरिंग इट एंड मेकिंग इट अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड, इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। सर यहां पे इसका एग्जांपल देखो, 2 पॉइंट तो याद आने चाहिए। ये आप सेकेंड चैप्टर में लर्न किया ही होगा, तो वो तो समझ ही गया सर। प्लेस और टाइम का मीनिंग हमने बता दिया, यहां पे हेडिंग्स नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है करके। यहां पे मैंने नॉर्मल बातें लिखी, फिर देखो एग्जांपल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगो फ्रॉम फार्म्स टू लोकल मार्केट। फार्म्स टू लोकल मार्केट, सर फार्म में एक फार्मर मैंगोज, बहुत सारा मैंगोज के ट्री है, वहां पे मैंगोज आ रहे हैं, बट वो फार्मर अकेला खाएंगे क्या? वहां पे वो मैंगो झाड़ पे रहेंगे, झाड़ पे रहते रहते खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे, उनका कोई यूटिलिटी है नहीं वहां पे, क्योंकि सर कोई वैल्यू, मतलब सर क्या करे, इंसान अकेला खा खा के कितना खाए। लेकिन वही जब मैंगोस को प्रॉपर पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट मतलब मेन लोकल मार्केट में लाया जाता है, सर क्या, व्हेन द चेंजेस इन द प्लेस, फार्म से कहां पे गया, कमोडिटी इंक्रीज द यूटिलिटी, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। मार्केट में गया और वहां पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। समझ में आ रहा है, यूटिलिटी लोगों को। ऐसे आपको ना एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में शायद एप्पल्स का भी है, जो जम्मू एंड कश्मीर से बाकी की जगह पे जाता है तो उसका रेट भी बढ़ता है क्योंकि लोगों को वहां पे ज्यादा यूटिलिटी भी है। ओके, एंड टाइम यूटिलिटी मतलब क्या, स्टोरिंग मैंगो टिल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लोकल मार्केट। ये समझ लो, नहीं तो एक बात मैंने कहा था कि अम्ब्रेलास, राइट। अब मैंने जब रेनी सीजन है तब तो मैंने क्या किया, वो बेचूंगा, लेकिन सीजन ऑफ होने के बाद मैं क्या करके रखूंगा, स्टोर करके रखूंगा, और जब वापस सीजन आएगा तो मैं उसका यूज करूंगा। तो टाइम यूटिलिटी सर। ओके, दूसरा प्लेस यूटिलिटी, क्रिएट ट्रांसपोर्टेशन इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ लर्न करो मालिक। प्लेस यूटिलिटी क्रिएटेड कैसे क्रिएट होती है, ट्रांसपोर्टेशन बाय, बोलो मेरे साथ क्या है, बाय ट्रांसपोर्टेशन द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। एवरीबॉडी, सर और मैडम, ये सिर्फ मैं बताने के लिए लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे साथ आपको लर्न करना है। सर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसके बाद किसी ने पूछा, अरे तुझा टाइम आणि प्लेस यूटिलिटी झालंय का, ऐसे नहीं बोलने का, अरे डाउट आना ही चाहिए सर, ध्यान दो। चलो, प्लेस यूटिलिटी क्रिएटेड बाय कैसे, ट्रांसपोर्टेशन से। गुड्स कहां से कहां लेके जाते, प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक, प्रोडक्शन प्लेस से लेके कंजम्पशन प्लेस तक, फार्म हाउस से लोकल मार्केट तक। ओके, वैसे टाइम यूटिलिटी क्रिएटेड बाय स्टोरिंग द गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन। मैंने प्रोड्यूस किया, वो क्या किया, एक स्टोरेज वेयर हाउस में रखा, बराबर सर, वेयर हाउस में रखा, और जब सेल करना है तब मैं बाहर लेके गया, तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर किया, प्रोडक्शन से लेके सेल करने तक। ओके मालिक, देन ट्रांसपोर्ट सर्विस आर क्रिएटेड, प्लेस यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग सर्विस क्रिएटेड, टाइम यूटिलिटी। 2 मार्क्स आपके डन। रिवाइज करें क्या फटाफट, एवरीवन कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत अलग से। चलो ध्यान दो, प्लेस यूटिलिटी सर, व्हेन अ चेंज इन द प्लेस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस यूटिलिटी, प्लेस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस यूटिलिटी, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय स्टोरिंग इट एंड मेकिंग अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड। स्टोर कर देते, जब नीड है तभी अवेलेबल होता है, उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। सर
पहला पॉइंट बड़ा था, दूसरा कितना सिंपल था, प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन से, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। और टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, यानी स्टोर करके, प्रोडक्शन हुआ उसके बाद स्टोर किया, जब जरूरत हुई तब मैं लेके गया। ओके, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्रिएट प्लेस यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग क्रिएट टाइम यूटिलिटी। उस पर एक एमसीक्यूज भी पूछा था टेलीग्राम में, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट प्लेस एंड वेयर हाउसिंग क्रिएट टाइम। एंड लास्ट वन एग्जांपल दे देंगे। आप बोलोगे सर अमित वासलो तो एवढं का डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करता है, करना पड़ेगा मालिक, क्योंकि आपने पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्फिडेंस आ रहा था, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको एक लेक्चर में ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए करके। यस सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बोलो क्या, टीयू एंड एमयू। यहां पे वापस बच्चे गनगन करते, क्या पता क्या होता, सुनो ध्यान दो सर। यहाँ पे 5, 6, 7 एवढे पॉइंट दिलेले आहे सब। तुम अगर टीयू और एमयू का रिलेशन वाला देखो, कितनी बार एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको कहां पे काम में आएगा बता नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या सर? ये पहले 2 पॉइंट आम्हाला लक्षात राहतील की तुमको आगे का पॉइंट लिख के मैं 3 से लेके 6 वाले पॉइंट बताता हूं, कितने सिंपल है करके। देखो, इनिशियल लेवल पे टीयू और एमयू क्या होता, सेम होता, बराबर ना, लेकिन उसके बाद टीयू क्या होता, बढ़ता है, तो सेम वाला पॉइंट तो डिफरेंस में नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट टीयू क्या होता है, सर क्या बोल रहे हो आप, ये देखो राजा, ये आपको चार्ट याद आ रहा है क्या, दोनों टीयू और एमयू स्टार्टिंग पॉइंट में सेम रहते, फिर टीयू बढ़ते जाता है, एमयू डिक्लाइन होते जाता है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, टीयू इनिशियली इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, और मार्जिनल रेट गोज ऑन डिमिनिशिंग कंटिन्यूसली। सर टीयू बढ़ेगा, एमयू कम हो गया, पॉइंट नंबर 1 डिफरेंस का। पॉइंट नंबर 2, एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, टीयू इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे, और आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, 0। दूसरा पॉइंट हो गया डिस्टिंग्विश का, क्या दिक्कत थी सर, कुछ भी नहीं। पॉइंट नंबर 5, टीयू डिक्लाइन इफ कंजम्पशन कंटिन्यू अफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका टीयू मैक्सिमम एमयू 0 होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। उसके बाद अगर मेरा अगर टीयू डिक्लाइन हुआ, डाउनवर्ड गया, तो एमयू बिकम्स नेगेटिव इफ द कंजम्पशन कंटिन्यू आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। समझ रहा है क्या? यस सर, यस सर, ये वाला पॉइंट भी हो गया। टीयू ऑलवेज पॉजिटिव, यस, टोटल यूटिलिटी आप देखो ऊपर जाएगा, डिक्लाइन होगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन एमयू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है, जब वो लाइन को क्या हो जाता है, टच हो जाता है। सर 4 पॉइंट समझ गए? आप स्टार्टिंग करते थे और स्टार्टिंग से 2 पॉइंट बैठ के आपको लगता था ये होना रस नहीं, लेकिन 4 पॉइंट तो हुए कि नहीं? सर लास्ट वाला पॉइंट बताओ, टीयू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ट्रू और फॉल्स, सॉरी ट्रू, और ये आपका एमयू कैन भी पॉजिटिव, कैन भी नेगेटिव, और क्या 0। यहां पे आप डिस्टिंग्विश लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला का पॉइंट था, टीयू इज इक्वल टू एमयू1 प्लस एमयू2 प्लस एमयू3 प्लस एंड सो ऑन, और एमयू टीयू एन माइनस एमयू ब्रैकेट में n-1, इतना आप लिख सकते हो। ये चीज ऑलरेडी मैंने टीयू और एमयू के इसमें बता दी है। तो मालिक आपके 2 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट तो भी हो गए, यस और नो। यहां पे आप ये पढ़ लो, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। ठीक है सर, और ये क्या रहेगा, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। दैट्स इट सर। क्या आपका टीयू और एमयू का डिस्टिंग्विश डन क्या? यस सर। क्या टीयू और एमयू का डिस्टिंग्विश डन क्या? हाँ या ना बोलो, यस और नो। यस सर, डन। एकदम सिंपल था, सिर्फ मैंने जो बड़ा क्वेश्चन किया था रिलेशन का, वो यहाँ पे लिंक करा के दिया है, बाकी कुछ नहीं सर। ऐसे आपको सिर्फ लिंक करना है, आपको पढ़ाई का कभी जिंदगी में टेंशन नहीं आएगा। आप बोलेगे यार खूब सोपं होतं अभ्यास। यस सर, चलो नेक्स्ट क्या है सर, डायरेक्ट डिमांड वर्सेस इनडायरेक्ट डिमांड। फटाफट आते हैं। द डायरेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डायरेक्टली सैटिस्फाई वांट ऑफ द कंज्यूमर इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। कितना सिंपल था सर, क्वेश्चन में ही आंसर था। जो कमोडिटी कंज्यूमर के डिमांड को, कंज्यूमर के वांट को डायरेक्टली सैटिस्फाई करता है, उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। और इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, द कमोडिटी फॉर गुड्स विच आर इन डीड और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फिनिश गुड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, बताता हूं एग्जांपल के तौर पे, आगे जाते हैं। ऑल फिनिश गुड्स और कंज्यूमर गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, वेयर एज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड। सारे सर फिनिश गुड्स का क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनडायरेक्ट डिमांड होता है। कैसे, एग्जांपल लिखो, डायरेक्ट डिमांड फॉर फूड क्लोथ हाउसेस, मैंने टी शर्ट लिया, पहन लिया, डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन हमारी डिमांड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब मेरे रिकॉर्डिंग के वक्त मेरे को मेरा कैमरा रहेगा, मेरा सब सॉफ्टवेयर रहेंगे, ये सारी चीजें जरूरी है। लेकिन इसके बीच में जो लैंड है, मतलब जिस स्टूडियो में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये सारी बातें तो इनडायरेक्टली आई कि नहीं, दैट इज माय इनडायरेक्ट डिमांड। डिमांड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, जो मेरा स्टाफ रहेगा इनडायरेक्टली वो हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज व्हाट, ये इनडायरेक्टली काम में आता है मालिक। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, सर पहले मीनिंग, ये टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा होगा तो भी आपका हो गया रहेगा, बस उसको आपको बाइफर्केट कर देना है।
डिस्टिंग्विश के तौर पे। समझ रहा है क्या दोस्तों? सिंपल लग रहा है कि नहीं? बट सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना है, समझना है, लर्न करना है, दैट्स इट। ओके, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, पहला पॉइंट बताओ, चलो मेरे साथ करो। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डायरेक्टली सेटिस्फाई वांट ऑफ व्हाट कंज्यूमर इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। लर्न क्या? द डिमांड फॉर कमोडिटी कैसे डायरेक्टली किसका वांट सेटिस्फाई करते हैं? कंज्यूमर का। और इनडायरेक्ट डिमांड द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। यस सर, ये बाकी चीजें क्यों लग रही? क्योंकि मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करना है। दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड सर। यहां पे फिनिश गुड्स का एग्जांपल है, यहां पे सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे इनडायरेक्टली मतलब इनका इनडायरेक्ट डिमांड रहता है, डेरिवेटिव डिमांड है। एग्जांपल दे दिया दोनों जगह पे, डायरेक्ट डिमांड में फुल ग्रोथ और यहां पे दे दिया डिमांड फॉर लैंड लेबर कैपिटल। दैट्स इट मालिक, खत्म हो गया क्या एवरीबॉडी? क्या मैं यहां पे बोलूं ये वाला पॉइंट पे फिफ्थ डिस्टिंग्विश भी खत्म? यस और नो? आगे बढ़ते हैं सर। जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड उसको बोलते हैं, या फिर कंपोजिट डिमांड। सर क्या करना है? अगेन आपका टाइप्स ऑफ डिमांड में ही था सर, ये इजी, आगे वाले बताओ ना सर, सब बताना पड़ेगा, एक साथ खत्म कर देते हैं ना। जॉइंट डिमांड और कंपोजिट डिमांड हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या है करके। चलो, joint demand when two or more goods are demanded jointly to satisfy one single want, it is known as joint demand। लेकिन आप कैसे लिखोगे? टेबल फॉर्म में लिखोगे। मैं यहाँ पे ऐसे बता रहा हूं, आप टेबल फॉर्म में बताना कि जब दो से ज्यादा कमोडिटी एक पर्टिकुलर सिंगल वांट को सेटिस्फाई करती है, इट इज कॉल्ड जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। और कंपोजिट डिमांड मतलब क्या? द डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज इज नॉन एज कंपोजिट डिमांड। लेकिन सर एक कमोडिटी अपने बहुत सारे वांट्स को यूज बोलते हैं कि डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, उसे कंपोजिट डिमांड कहते हैं। दूसरा जॉइंट डिमांड में पॉइंट, एग्जांपल, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ मेकिंग टी वी नीड वाटर, tea powder, sugar and milk. Thus we can say that there is a joint demand for this good. सर एक चाय बनाने के वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे टी पाउडर लगा, मिल्क लगा, वाटर लगा, तो क्या किया सर? मोर देन 2 गुड्स ने मिलके मेरा एक वांट सेटिस्फाई किया। लेकिन कंपोजिट डिमांड में क्या कहूंगा मैं? इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ वॉचिंग टीवी, यूजिंग वॉशिंग मशीन, चार्जिंग योर मोबाइल फोन एक्सेट्रा। तो सर क्या हुआ कि एक चीज ने मेरे बहुत सारे वांट सेटिस्फाई कर दिए। मालिक खत्म हो गया क्या? सिंपल था। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वर्सेस मार्केट डिमांड शेड्यूल। सर इसमें हम क्या बनाए? कुछ नहीं, आपको सीधा शेड्यूल बना देना। ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है बहुत अच्छे से। ये रहा, आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जहां पे मुझे लगेगा कि भाई एकदम सॉर्टेड है चीजें, जहां पे ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए करके। पे अटेंशन, क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? द डिमांड ऑफ, अरे यार एक मिनट, ओके जस्ट अ मिनट, तब तक आप बाकी की चीजें रिवाइज करो फटाफट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। सर इतना तो समझता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल, दैट इज सिंगल कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस। और मार्केट डिमांड इज अ डिमांड इज द क्या? डिमांड, टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यस सर, तो क्या होगा? इंडिविजुअल बंदा जब डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल डिमांड है। अगर मोर देन बोलते ना कि पूरा मार्केट डिमांड कर रहा है सारे कंज्यूमर, तो उसको क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड कहेंगे। मैंने बहुत अच्छे से ये चीज को पढ़ाया था, आपके टेक्स्ट बुक में जाइए, आपको समझना होगा, तो आपको वो टेबल देख के सारी बातें आराम से समझ जाएगी। यस सर, individual demand can be represented by individual demand schedule in the individual demand curve। कितना फालतू है, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। मतलब एक बार सिर्फ आपको पढ़ना था, नहीं पढ़ के गए तो 2 मार्क्स गए। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट होता है। और क्या आता है? मार्केट डिमांड कैन बी रिप्रेजेंट बाय मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। क्या लॉजिक था? बोले लर्न नहीं होता सर। मतलब कितना सिंपल है, याद रखने का मतलब टेंशन लो ही मत। और इस क्वेश्चन बैंक में से तो आने क्योंकि इतने सारे देके रखे उन्होंने। समझ रहा है क्या सबको? यस और नो? इंडिविजुअल डिमांड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वेयर इज मार्केट डिमांड क्या? मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड इज ऑलवेज लेस देन मार्केट डिमांड, बट ऑब्वियसली एक बंदे की डिमांड लोगों बहुत ग्रुप ऑफ पीपल्स ही तो कम ही रहेंगी, वेयर इज मार्केट डिमांड इज ऑलवेज मोर देन इंडिविजुअल डिमांड। देखो 3-3, 4-4 पॉइंट बन रहे मालिक। इंडिविजुअल डिमांड इज ऑलवेज लेस देन मार्केट डिमांड, वेयर इज मार्केट डिमांड इज ऑलवेज व्हाट? मोर देन इंडिविजुअल डिमांड। क्या 2 पॉइंट लर्न हुए क्या? तीनों के तीनों पॉइंट लर्न होने चाहिए वैसे तो। चौथा पॉइंट, फॉर प्रोड्यूसर इंडिविजुअल डिमांड इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड अ प्रोड्यूसर एनालिसिस मार्केट डिमांड बिफोर टेकिंग एनी प्रोडक्शन रिलेटेड गुड्स डिसीजन। मालिक सिंपल फॉर्म रखते हैं। प्रोड्यूसर के लिए डिसीजन मेकिंग में किसका रोल ज्यादा होता है? ज्यादा किसका रोल होता है? ये का है। तो इंडिविजुअल के कंपेरिजन में मार्केट डिमांड का उसको स्टैटिस्टिक्स ज्यादा यूजफुल रहेगा कि मार्केट क्या चाहता है। तो लेस इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल और एनालिसिस, और मोर इंपॉर्टेंट
पॉइंट है मार्केट एनालिसिस। खत्म हो गया सर, इसको मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूं, मतलब बट ऑब्वियस एक बार बता दिया। चलो 3 पॉइंट तो कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कैन बी रिप्रेजेंटेड, बोलो बराबर। इंडिविजुअल डिमांड का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड का मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड इज ऑलवेज लेस देन मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड इज ऑलवेज मोर देन इंडिविजुअल डिमांड। प्रोड्यूसर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मार्केट डिमांड। और क्या लेस इंपॉर्टेंट है? इंडिविजुअल। और उल्टा वहां पे लिखो मार्केट डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके। ओके मालिक, चलो क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। सर क्या बताओ, इतना सिंपल पूछा उन्होंने, तो जिसके कंसेप्ट क्लियर है ना उसको कभी टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। चलो फटाफट आगे जाते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी दिया, यस आप शेड्यूल ड्रॉ कर सकते हो डिस्टिंग्विश के पॉइंट में, और मार्केट डिमांड शेड्यूल भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे सर? आपके पास पीडीएफ आएगा, एक बार सिर्फ इसको देख लेना करके। ये मार्केट डिमांड शेड्यूल यहाँ पे दिया है, देखो मैंने तो कहा था कि नंबर भी कैसे लर्न करने हैं, 10 8 ये 2 से कम करते जाना है। ये पूरा मैंने प्रॉपर आपको, मतलब कुछ भी चीज ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम में वहां पे याद ना है या फिर आपको वहां पे मेहनत करनी पड़े, सब मैंने आपको बताया था। अगर ठीक है थोड़ा 1 मिनट ज्यादा लगेगा, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल आपको बता देता हूं। ये तो पता है कि प्राइस का यहाँ पे क्या रखा है आपने, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है प्राइस, राइट। लेकिन सर एग्जाम में लॉजिक लेके क्या करोगे? मतलब लॉजिक तो चाहिए, बट ये फिगर थोड़ी ना अपने मन से लिखोगे, पहले समझ के जाने का। प्राइस 2 से कम करेंगे, 10 8 बोलो 6 4 2 खत्म। मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाते वक्त मैंने ये अपने ये इधर भी बताया था, किधर शायद अपने टेबल वाले लेक्चर में। अब स्टार्टिंग करो 5 से, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही है। सर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा, हाँ 5 10 15 20 25 पहला टेबल हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, पहला कॉलम हो गया, यस सर। बस दूसरे कॉलम में स्टार्टिंग में 5 बढ़ाना है, 10 और नीचे भी 5 बढ़ा देना, 15, दैट्स इट। और कौन सा समेशन होता है? हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। टोटल हो गया 30, इनका टोटल हो गया 45 60 और 90। ये कैसे बनाना है मैंने बता दिया। 5 का डिफरेंस बढ़ाते जाने का। पहला टेब कॉलम कंप्लीट कर लो, पहला कॉलम इंपॉर्टेंट है। दूसरे कॉलम में पहले में 5 से, दूसरे में 10 से चालू करो, 5 से नीचे बढ़ाते जाओ। तीसरे में 10 हुआ, सॉरी दूसरे में 10 हुआ, तीसरे में 15 से चालू करो, 5 से बढ़ा दो, खत्म। और हॉरिजॉन्टल समेशन कर लेना, आपका टोटल मार्केट जो डिमांड है वो आ जाएगा। किसको कितना समझा आई डोंट नो, बट ये लॉजिक मैंने मेन लेक्चर में बताया था बहुत अच्छे से। ओके मालिक, चलो क्या क्वेश्चन था? डिमांड कर्व वर्सेस सप्लाई कर्व। सर पहले तो उसमें डिमांड शेड्यूल निकाल देना। क्या करोगे? डिमांड शेड्यूल कैसे निकालते हैं सर? पहले डिस्टिंग्विश में एक तरफ लिखना प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ेगा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप आप बोल सकते हो करके, राइट। एंड फिर नेक्स्ट कॉलम में आप ये सब इतना एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं, वो तो आपको समझे, वो कंसेप्ट आप पढ़ो इसलिए दिए जाए, क्योंकि पीडीएफ 1 टाइम आपके सामने आ जाएगा। डिमांड कर्व के बारे में बात करते हैं। चलो 2-3 पॉइंट अगर मैं यहां पे बताऊं आपको क्या कहा है फटाफट, फिर आप पीडीएफ में से कर ही लोगे। ओके सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद आ रहा होगा, कुछ पॉइंट अगर बताओगे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में। डिमांड कर्व में पहले आप शेड्यूल निकाल दो, सप्लाई का भी शेड्यूल निकाल दो, बराबर। यहां पे रिलेशनशिप क्या रहेगा? प्राइस आपका अगर कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, इनवर्स दिखाना है। और सप्लाई में प्राइस अगर आप कम दिखा रहे हो, जैसे कि 10 5 3 2 1 जैसे भी आप दिखा रहे हो, और सप्लाई क्या होगा उसके साथ कम होगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस कम तो सप्लाई कम, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगा। इतना समझ रहा है? हाँ सर। दूसरा पॉइंट निकाल देना ग्राफ्स का। डिमांड क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा दिखने के लिए, और सप्लाई क्या होगा? अपवर्ड जाएगा। तीसरा पॉइंट दे देना लिख के कि इन डिमांड कर्व में वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप जाता है, और सप्लाई कर्व में अपवर्ड स्लोप जाता है। इतने 3 पॉइंट तो लिखते आएंगे कि नहीं? शेड्यूल निकालो, ग्राफ फटाफट ड्रॉ कर दो, एक्सप्लेनेशन मत देना इतना सारा, 2 मार्क्स के लिए किधर इतना टाइम है। और फिर ग्राफ भी एक बार ड्रॉ करना, वहां पे दिखाओ कि डाउनवर्ड जा रहा है क्या, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व अपवर्ड जा रहा है, और उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, दैट्स इट। वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे जो बोलना है वो भी आप लिख सकते हो, तो बढ़ाने के लिए आप कितना भी बढ़ा सकते हो। इधर ज्यादा वक्त नहीं देना हमको, सॉर्टेड रखते हैं इस चीज को। यस सर ठीक है। डिमांड कर्व का मैंने आपको ग्राफ दे दिया है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है वो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड रहेगा, वहां पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा, तो डिस्टिंग्विश आप बना सकते हो। इस पे ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पे जाते हैं हम लोग, आगे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पे जाते हैं। यस सर, आपको यहाँ पे सारी बातें दी है जस्ट आपके नॉलेज पर्पस के लिए, बाकी कुछ नहीं। सॉर्टेड 4 पॉइंट लिखने के, पहले शेड्यूल बना लो दोनों जगह के, एक शेड्यूल में डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखेगा, दूसरे में इनडायरेक्ट दिखेगा। फिर कर्व बनाओ, एक कर्व डाउनवर्ड जाएगा, दूसरा अपवर्ड जाएगा। फिर आप बोल सकते हो कि कर्व वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, वहां पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, डिस्टिंग्विश है ना। हाँ
यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है, वहां पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा, यहाँ पे कर्व का फ्लो डाउनवर्ड है, वहां पे कर्व का स्लोप अपवर्ड रहेगा। दैट्स इट, 4 पॉइंट हो गए। समझ गया क्या मालिक? हाँ, समझ गया क्या मालिक? हाँ, यस सर। ध्यान दो दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, देन एंड नेक्स्ट इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड, दोनों ही साथ में करेंगे। आपको लगता है तो आप अपने पेज नंबर भी यहां पे देख के रखा है, देखो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 और 24 पे कंसेप्ट दिया हुआ है। एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पहले समझ लेते हैं, सबका ध्यान यहां पे चाहिए। सर और मैडम, जब सिर्फ प्राइस की वजह से, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, जब सिर्फ प्राइस की वजह से मेरे डिमांड में चेंज होता है तो उसे एक्सपांशन मतलब इंक्रीज होता है तो उसे एक्सपांशन इन डिमांड कहते हैं, और सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड कम हुआ तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं ना कि अदर देन प्राइस अगर कुछ चेंज हुआ तो इंक्रीज डिक्रीज है वो आएगा करके। आप अपने टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 23 पे भी जाके फिगर्स को चेकआउट कर सकते हो करके, फिगर के लिए वो पेज रेफर करना, मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करके बता दूंगा। एक्सपांशन का पहला पॉइंट, एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू रेज इन द डिमांड ओनली ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, अंडरलाइन करना ओनली ड्यू टू, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से अगर आपके डिमांड में बदलाव आया, ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, वो भी कैसे? फॉल इन प्राइस, ये भी इंपॉर्टेंट था। प्राइस कम हुआ तो आपका जो डिमांड बढ़ता है उसे एक्सपांशन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन द डिमांड, फॉल मतलब कम हुआ, ओनली ड्यू टू रेज इन द प्राइस, ओनली क्या? ओनली ड्यू टू रेज इन द प्राइस। समझ रहा है क्या मालिक? एवरीबॉडी पहला पॉइंट डन क्या? सर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बच्चा बोल्ड हो जाने का, ऐसे नहीं, ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, सिर्फ प्राइस की वजह से अगर आपका डिमांड क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है तो एक्सपांशन, और सिर्फ प्राइस कम होने की वजह से, आपका प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन। पहला पॉइंट डन, यस सर। दूसरा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस सोलली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अगेन रिपीट किया, सोलली सिर्फ एंड सिर्फ, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट। सर डिमांड को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाले आप अगर टेक्स्ट बुक पे आ गए होगे तो देखो मैं बोल रहा हूं, पहला पॉइंट आपको टेक्स्ट बुक पे दिखेगा क्या? प्राइस। दूसरा पॉइंट टेक्स्ट बुक का इस पेज पे ऊपर दिखेगा क्या? इनकम। फिर दिखेगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर दिखेगा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सो ऑन, वो चेंज इन पॉपुलेशन वगैरह वगैरह। तो इतने सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम एक्सपांशन में क्या कह रहे हैं? सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, बाकी के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस solely ड्यू टू रेज इन द प्राइस, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा तब, ऑल अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो एक्सपांशन कब? जब प्राइस फॉल होगा। कॉन्ट्रैक्शन कब? जब प्राइस बढ़ेगा। ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। क्या पहले दो पॉइंट समझे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के? एवरीवन यस और नो? हाँ सर। आगे के पॉइंट करना है, लास्ट दो पॉइंट। हाँ, एक्सपांशन ऑफ डिमांड शोन बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेम डिमांड कर्व, क्योंकि आप पेज नंबर आपका 23 पे चले जाओ, वहां पे आपको इमेज दिखेगा टेक्स्ट बुक पे, वो ना एक ही कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। सुनो, चेंज इन डिमांड वर्सेस वेरिएशन इन डिमांड, ऐसे वो दो कंसेप्ट है। एक में वेरिएशन में आपका क्या हो रहा है कि अलोंग द कर्व चल रहा है, चेंज में आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। ये फाउंडेशन में बहुत डिटेल में बताता हूं, लेकिन अब इतना समझ लो। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज शोन बाय द अपवर्ड मूवमेंट। तो सर एक क्या था? एक्सपांशन में डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट। बोलो, एक्सपांशन में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व है, सेम डिमांड कर्व पे, यहां पे शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होता, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? अपवर्ड मूवमेंट है ऑन द सेम डिमांड कर्व। डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पे दिख जाएगा, वो ड्रॉ कर देना एक बार। समझ गया? यस सर। मालिक 4 पॉइंट खत्म, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन डन पूरी तरीके से। यस और नो? या सर। इंक्रीज एंड डिक्रीज, सर अब अदर देन प्राइस, प्राइस छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से अगर आपका डिमांड चेंज होता है, अगर डिमांड, इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, तो ये क्या हुआ? इंक्रीज इन डिमांड। इनकम कम हुआ तो डिमांड कम हुआ, तो डिक्रीज इन डिमांड। पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड देन बिफोर एट सेम प्राइस, प्राइस उतना ही था, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ के, बोले एट द सेम प्राइस मतलब क्या? इनका कहना यह है प्राइस तो सेम था, लेकिन अदर फैक्टर की वजह से आपका क्या हुआ? डिमांड बढ़ गया, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। एंड सेम लैंग्वेज यहां पे आएगा, व्हेन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड देन बिफोर एट द सेम प्राइस, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि अदर फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड क्या हुआ? कम हुआ। पॉइंट नंबर 1 डन सर, इंक्रीज और डिक्रीज का। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इंक्रीज इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स
अदर देन प्राइस एकदम सिंपल है, फेवरेबल चेंज इन फैक्टर मतलब इनकम बढ़ा, फेवरेबल चेंज है कि नहीं, हाँ तो आपको फायदा हुआ, बराबर है। फेवरेबल चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस लाइक फैशन, इनकम, टैक्सेशन पॉलिसी, इसमें अगर फेवरेबल चेंज हुआ तो आपका इनकम पे अच्छा मतलब आपका इनकम बढ़ेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपके लिए मतलब कंज्यूमर के लिए, और वो डिमांड ज्यादा करेंगे। लेकिन अदर देन प्राइस वैसे ही सर क्या ड्यू डिक्रीज इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन द फैक्टर्स लाइक प्राइस, फैशन, इनकम वगैरह। तो मालिक इन दो पॉइंट में फर्क कौन से वर्ड का था, फेवरेबल वर्ड का था और अनफेवरेबल वर्ड का था। जब फेवरेबल चेंज इन होगा अदर देन प्राइस वाले फैक्टर में जैसे इनकम, टैक्सेशन पॉलिसी, फैशन, तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। ये अगर ऑब्जेक्टिव में आया, ध्यान से दोस्तों, आई नो कि लास्ट मोमेंट पे लेक्चर देख रहे हो, अपने दोस्तों को बोलो भाई तो एकदम शिद्दत से वो देख लेक्चर, सारी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अगर 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आया, बताओ फेवरेबल चेंज इन क्या, आपका इनकम, टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह वगैरह, तो क्या होगा आंसर, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो अदर देन प्राइस फेवरेबल चेंज हुआ है सर, इनकम वगैरह बढ़ा है, तो क्या इंक्रीज। अनफेवरेबल चेंज है अदर देन प्राइस, अदर फैक्टर्स में मतलब सब इनकम कम हो गया वगैरह, तो क्या डिक्रीज, दूसरा पॉइंट खत्म। यहां पे देखो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट अलोंग द कर्व था, यहां पे क्या होता है, कर्व शिफ्ट होता है इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये भी मैंने बताया था एमसीक्यूज में। an increase in demand indicate by shift of demand curve right side, ओके आप वापस पेज नंबर 24 अगर टेक्स्ट बुक पे हो गई तो ये देख लो, एंड डिक्रीज इन डिमांड इंडिकेट टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसा आपका पेज पे कर्व दिया रहेगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है डिमांड इंक्रीज में, और लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है डिक्रीज में। दैट्स इट, 4 पॉइंट खत्म हो गए मालिक। क्या आपको ये भी पॉइंट समझा क्या, इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड, एवरीबॉडी यस और नो। दोस्तों यहां पे 10 डिस्टिंग्विश हमने कर दिए, अब लेक्चर बहुत भी बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहां पे हम रुकते। कितने टोटल डिस्टिंग्विश है, 20 के बाद सर बहुत है, बहुत आगे तक है 30, वाह वाह वाह। तो सर 10-10 के फॉर्म में हम कर लेंगे, सब समझ में आ रहा। तो तीनों पार्ट देखना, ऐसे पार्ट 1 देख के छोड़ मत देना, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो, और पीडीएफ आपको तीनों पार्ट आने के बाद ही शायद मिले, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं सर नहीं बात सुन के और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती। लेक्चर देखने के बाद एटलीस्ट आपको समझता है कि कैसे करना है, और इकोनॉमिक्स से मालिक यहाँ पे समझोगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो प्लीज ये भी ना कह सर पार्ट 1 पीडीएफ में भेज दूंगा, भेजना तो मुझे है, आपको मिल ही जाएगा। सिर्फ ये लेक्चर सारे 3 आई थिंक 2 या 3 पार्ट में बनेंगे, क्योंकि एक लेक्चर 2 घंटे का हो गया, फिर आप साइकोलॉजिकली आपका भी मॉरल डाउन हो, इतना एवढं मोठं लेक्चर कौन बघेल। लेकिन आराम से देखो, सारे लेक्चर खत्म करो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।